हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। आप लोग जानते हो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला जो साइंस का पार्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए हमने साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की थी। और इस सीरीज़ में हमने जो है कक्षा 6 के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है जिसका नाम है पौधों को जानिए। और इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और शाक झाड़ी तथा वृक्ष में क्या अंतर होता है तथा तना पत्ती तथा जड़ की क्या विशेषताएं होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि पुष्प इनके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये 7 नंबर का लेक्चर जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो फ्रेंड्स, हम पौधों को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, घर से बाहर या घर के आसपास कहीं जहाँ पर भी पौधे हो, जैसे कि बगीचे में, स्कूल में, वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन करेंगे। वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कुछ जो पौधे हैं वो हमें छोटे दिखाई देंगे और कुछ जो पौधे हैं वो काफ़ी विशालकाय हमें दिखाई देंगे, जबकि कुछ जो पौधे हैं वो धरती पर हरे धब्बे की तरह हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो कुछ पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियां क्या होगी, हरी होगी, कुछ की लालिमा युक्त होगी और कुछ जो पौधे होंगे उनके फूल बड़े होंगे, जबकि कुछ पौधे होंगे उनके फूल छोटे होंगे तथा लाल होंगे और कुछ के फूल जो है नीले होंगे। इसी प्रकार हमें जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं उनमें अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो पौधे हैं उसको जानने से पहले हमें ये एक प्लांट दिया गया है, इसके विभिन्न भागों को जान लेते हैं ताकि हमें जो पौधे का हम अध्ययन करेंगे उसके विभिन्न भागों को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमें देखते हैं कि ये जो प्लांट दिया गया है इसका ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है जड़ और ये वाला भाग इसका क्या है, ये है तना तथा ये क्या है, इसकी पत्तियाँ और ये इसका फल वाला भाग है तथा ये इसके फूल है। तो फ्रेंड्स, हमने जो पौधे हैं उसके विभिन्न भागों को देख लिया कि ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये इसकी पत्ती है, ये इसका फल है तथा ये इसके फूल हैं। हम जानेंगे कि शाक झाड़ी तथा वृक्ष के बारे में, कि उन पौधों के तनों की शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। जो हमने विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन किया था, जो देखे थे बाग या बगीचे के अंदर, तो उन पौधों के जो शाखाएं हैं उनको हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। कुछ जो पौधे होंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, आपसे कम लंबे मिलेंगे, जबकि कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जिनकी लंबाई जो है लगभग आपके बराबर होगी तथा कुछ जो है वो ऐसे होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, इनके तनों को स्पर्श करके देखना है कि इनका तना कोमल है या कठोर है तथा इनके जो तने हैं ना उनको धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करना है, पर ध्यान रखना है कि इनका जो तना है वो टूट ना जाए। इसी प्रकार जो काफ़ी लंबे पेड़ मिलेंगे हमें, उनके तनों की लंबाई यानी मोटाई को नापने की हमें कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है। इस सारणी में क्या दिए गए, पौधे के संवर्ग दिए गए हैं और इसमें जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना उसके अंदर हमें क्या लिखना है, जो पौधा हमने लिया है उसका नाम लिखना है। और जो फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या लिखना है, ऊंचाई। और ये सेकंड वाला कॉलम है इसमें हमें क्या लिखना है, जो पादप हमने लिया है उसके तने का प्रकार, कि वो हरा है या कोमल है या मोटा है या कठोर है, वो किस प्रकार का तना है। इसी प्रकार जो हमें कॉलम 3 दिया गया है इसमें हमें ये लिखना है कि जो पादप हमने लिया है उसमें शाखाएं कहाँ से निकल रही है, वो तने के आधार से निकल रही है या तने के ऊपर से निकल रही है। और कॉलम 4 में हमें दिया गया है पौधे का संवर्ग, कि पौधे को हम इन लक्षणों के आधार पर कौन से वर्ग में रखेंगे, हमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया टमाटर। अब देखते हैं कि जो टमाटर है उसके पौधे की ऊंचाई क्या होती है, वो मुझसे छोटा, यानी जो टमाटर का प्लांट है वो काफ़ी छोटा होता है और इसका तना जो है वो हरा तथा क्या होता है, कोमल होता है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम जो टमाटर है उसको किस वर्ग में रखेंगे, उसको शाक यानी हर्ब्स में रखेंगे। और नेक्स्ट हम लेते हैं आम का प्लांट। तो आम के प्लांट जो है उसकी लंबाई क्या होगी, मुझसे काफ़ी लंबा, यानी जो आम का प्लांट है वो काफ़ी लंबा होता है।
और इसका जो तना है वो मोटा होता है तथा क्या होता है, कठोर होता है। और तने की जो शाखाएं हैं वो इसके ऊपर से निकलती हैं। तो इसे हम कौन से वर्ग में रखेंगे, वृक्ष यानी ट्रीज में रखेंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है वो है नींबू। नींबू का जो पौधा है वो क्या होगा, हमसे थोड़ा लंबा या लगभग हमसे हमारे बराबर होता है तो होता है। और इसकी जो तना है ना वो होगा कठोर तथा तने के शाखाएं जो है वो क्या निकलेंगी, तने के आधार से। और इन लक्षणों के आधार पर हमने नींबू के प्लांट को कौन से वर्ग में रखा है, झाड़ी वर्ग में। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ जो प्लांट है उनको उनके लक्षणों के आधार पर शाख, झाड़ी तथा जो वृक्ष है उनमें डिवाइड इनको किया है। अब जो शाख, झाड़ी तथा वृक्ष है उनको हमें उनकी डेफिनेशन के आधार पर देख लेते हैं। जैसे कि हरे कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। जो शाख है ना उनके पौधे क्या होंगे, उनके जो तने हैं वो हरे होंगे, कोमल होंगे। इन पौधों को हम क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। और जो शाख है वो सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। जैसा कि हमें इस चित्र ए में दिखाया गया है, इसको हम शाख के अंदर रखेंगे। और जो बी वाला है उसको हम झाड़ी के अंदर रखेंगे और जो सी वाला है उसको हम वृक्ष के अंदर रखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें हम झाड़ी वर्ग में रखेंगे। जैसा कि हमने इस चित्र के अंदर देखा है कि ये जो पौधा है इसमें जो शाखाएं है वो आधार से निकल रही है और इसका तना जो है वो मोटा तो होता है परंतु अधिक लंबा नहीं होता। इसे हमें झाड़ी वर्ग में रखते हैं। कुछ पौधे जो हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनमें तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर वाले भाग से निकलते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो उपयुक्त लक्षणों के आधार पर आप सूचीबद्ध पौधों को सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम जो ये लक्षण हैं इनके आधार पर हम व्यवस्थित कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो शाख है, कौन सा झाड़ी है तथा कौन सा वृक्ष है। हम इनको पहचान सकते हैं इनके इन लक्षणों के आधार पर। अब यहाँ नेक्स्ट दिया गया है कि कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्पी लताएं कहते हैं। कि जो कुछ जो प्लांट है ना वो ऐसे होते हैं जो भूमि पर सीधे खड़े नहीं हो सकते और वो भूमि पर फैल जाते हैं। जैसे कि ककड़ी की जो बेल होती है वो, और तरबूज की जो बेल होती है वो क्या कहलाती है, विसर्पी लताएं कहलाती हैं। इसी प्रकार कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीधे अपने आप तो सीधे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें अगर कुछ सहारा दे दिया जाए तो वे सीधे खड़े हो जाते हैं यानी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि मनी प्लांट और जो पान होता है ना उसका जो प्लांट होता है, उन्हें अगर सहारा दे दिया जाए तो उस सहारे के सारे वो ऊपर चढ़ जाता है। अब हमें यहाँ दिया गया है नेक्स्ट तना। अब हम जानेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि तने के कितने प्रकार का हो सकता है, वो कोमल या कठोर हो सकता है। अब हमें जो तना है उसके अन्य कार्य जानेंगे और एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे कि जो तना है उसके और क्या क्या कार्य होता है। इसको जानने के लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा और उसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए होगी। आवश्यक सामग्री के रूप में हम लेंगे एक गिलास, जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो गिलास लिया था उसको 1/3 जल में से उसको पानी से भर देंगे और जल में जो है वो लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल देंगे। शाक के तने के जो शाक का तना हमने लिया था ना उसको हम आधार से काट कर और उसे गिलास में रख देंगे और उसे कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन के लिए रख देंगे। इसके बाद हम है ना वो क्या देखते हैं कि जो शाक का जो प्लांट हमने लिया था उसका तना कुछ जो लाल लाल रंग का हो जाता है और अगर हम उसे कुछ और टाइम के लिए रखते हैं तो ये जो रेडिश सा कलर है वो इसकी पत्तियों में भी आ जाता है। अब हम जो है ये देखने के लिए कि जो
तना है उसके अंदर जो रेड कलर का जो स्याही अंदर गई हो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो तना है उसकी हमें अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि जो लाल रंग है ना वो दिखाई देता है, जैसे कि ये हमें चित्र में दिखाया गया है। उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाल रंग का। इस क्रियाकलाप में जो है, इस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा कि तने में हमने क्या देखा कि जल जो है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो हमने इस क्रियाकलाप में क्या समझा कि जो तना है वो जल का क्या कर रहा है, संवहन कर रहा है। जिस प्रकार लाल स्याही तने में ऊपर की ओर जा रही है, उसी प्रकार जो है जल तथा उसमें जो खनिज लवण होते हैं वो तने के माध्यम से ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज लवण तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं कि अब हम इस क्रियाकलाप को अन्य तरीके से करके देखते हैं कि जो पहेली है उसने क्या किया, सफ़ेद फूलों वाले शाखाओं के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने क्या किया, उसने जो सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए के अंदर रख दिया तथा उसने लाल स्याही की कुछ बूंदें जो है उसके अंदर डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने उसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। तो अब उसने क्या किया, एक भाग को एक गिलास बी के अंदर तथा दूसरे गिलास को सी के अंदर रख दिया। उसने जो बी वाला गिलास था उसके अंदर क्या किया, लाल स्याही डाल दी और जो सी वाला गिलास था उसके अंदर कुछ बूंदे जो है वो नीली स्याही की डाल दी। गिलास ए के फूल वाली शाखा पर आप गिलास बी ए सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाइए। तो ये अब है जो है, जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा था तब क्या आपने ध्यान से दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वर्ताकार रूप में व्यवस्थित है। तो हमने जो तना था उसको काटा था ना, जो उसके अंदर लाल लाल धब्बे हमें दिखाई दे रहे थे। क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जा सकती है? आपसे इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अब जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, लीफ यानी पत्ती। अब हम क्या जानेंगे, पत्ती के बारे में जानेंगे और इसके जो है कार्य उसके बारे में जानेंगे। तो पत्ती, क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाए? क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं? क्या जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनका रंग, आकार तथा आकृतियाँ एक जैसी होती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि सभी पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो एक जैसी हों, उनका रंग एक जैसा हो और उनका आकार एक जैसा हो। अलग अलग पौधों की पत्तियों का रंग, आकार सब कुछ अलग अलग होता है। अब देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो तने से किस प्रकार जुड़ी होती हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। जो ये वाला भाग है ना इसका, ये मान लो ये तना है और इससे ये जुड़ी हुई है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसका पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फलक। क्या आपने अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सभी पत्तियां हैं उनके अंदर पर्णवृंत हो। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उनकी छाप लेते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो इस क्रियाकलाप को आपको पुनर्विचार पर मजबूत कर देगा। तो हम जो पत्ती है उसकी संरचना को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो है एक पत्ती लेंगे और एक सफ़ेद कागज़ या अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे उसे रख देंगे और फिर क्या करेंगे, उस जो पत्ती है उसको आराम से एक स्थान से हम दबाकर पकड़ लेंगे और उसके बाद हम करेंगे कि अपनी पेंसिल को तिरछा करके पकड़ेंगे तथा उसकी नोक से कागज़ पर उस कागज़ के उस भाग पर उसको घिसना है जिसके नीचे हमने
पत्ती को रखा था। उसे धीरे धीरे रगड़ने के बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ रेखाओं के साथ हमें एक छाप दिखाई देती है। तो क्या ये छाप पत्ती की तरह दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल ये जो छाप है ये हमें पत्ती की तरह दिखाई दे रही है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को क्या कहेंगे? इनको बोलेंगे सिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे हम बोलते हैं मध्य सिरा। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम कहते हैं सिरा विन्यास। यदि ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों तरफ जाल के जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिरा विन्यास एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसा सिरा विन्यास को क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें इसे जो डायग्राम है उसके अंदर दिखाया गया है कि ये ए नंबर वाली जो लीफ है ये इसके अंदर ये एक जो है वो अंदर मोटी मध्य सिरा है, इसको हम बोलेंगे मध्य सिरा। और ये मध्य सिरा है वो जो है इनसे बहुत सारी जो सिरा हैं वो निकल रही हैं और ये जो सिरा हैं वो आगे जाकर और अन्य सिराओं में डिवाइड हो रही है और एक जालिका के रूप में संरचना बना रही है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उनके जो सिरा विन्यास होता है उसको क्या कहते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। ये हमें किन पत्तियों में देखने को मिलेगा? जैसे कि नीम की पत्ती लो, पीपल की पत्ती लो, इन पत्तियों के अंदर हमें ये जो सिरा विन्यास है ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है उसके अंदर क्या होता है? इनकी जो पत्तियां हैं उनके मध्य एक सिरा होगी, उनको बोलेंगे मध्य सिरा। और इसी मध्य सिरा के साइड में इसके समांतर अन्य बहुत सारी सिराएं निकली हुई होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर सिरा विन्यास। और ये जो समांतर सिरा विन्यास है ये हमें विभिन्न प्रकार की घासों में तथा जो मक्का है और बाजरा है इनकी लीफ में हमें देखने को मिलता है। अब जो पत्तियां हैं, अब हमने क्या देखा था? पत्ती की उनकी संरचना देखी थी कि जो ऐसा कुछ जो लीफ होती है वो समांतर सिरा विन्यास की होती है, जबकि कुछ जो लीफ है वो होती है जालिका रूपी सिरा विन्यास की। अब हमें जो है लीफ का अलग दूसरा कार्य देखने के लिए एक अलग क्रियाकलाप करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? कुछ जो है आवश्यक सामग्री चाहिएगी। जैसे कि हमें क्या लेना होगा? एक तो लेना होगा साक यानी पौधा और दूसरी पॉलीथीन की दो थैलियाँ लेनी है और वो क्या लेनी है? पारदर्शी लेनी है तथा कुछ क्या लेना है? धागा लेना है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये क्रियाकलाप हमें दिन के समय करना होगा जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना है। किसी भाग की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध देना है। एक जो लीफ उसे बांध देना है, पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध देना। हमने पॉलीथीन की 2 थैली ली थी, उसमें से एक जो थैली ली थी उसको तो हमें क्या करना है? पौधे की जो पत्ती वाली भाग है उस पर धागे से बांध देना है और जो दूसरी पॉलीथीन की थैली हमने ली थी उसे हमें ऐसे ही खाली थैली को धागे से बांध देना है। और दोनों थैलियाँ थी उनको हमें क्या करना है? धूप में रख देना है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक जो पृष्ठ है उसको हमें क्या करना है? ध्यानपूर्वक देखना है। अब हम क्या देखेंगे? क्या किसी भी थैली के अंदर जल की बूंदें हमें दिखाई देती है? तो बिल्कुल हमें जो बूंदें हैं जो है जल की वो दिखाई देते। किस थैली के अंदर जल की बूंदें हमें दिखाई देगी? तो जिस थैली को हमने लीफ के ऊपर बांधा था, धूप के अंदर रखा था, उस थैली के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? जो जल की कुछ बूंदें हैं वो हमें दिखाई देगी। और जो दूसरी थैली थी उसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जल की यह बूंदें पत्ती से जो है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो जो ये है हमने जो लीफ थी उसका कौन सा कार्य देखा कि जो पत्ती है वो कौन सा कार्य करती है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। और वाष्पोत्सर्जन के कार्य में वो क्या करती है? जल की पत्ती जो है वो जल की कुछ बूंदों को जल वाष्प के रूप में निकालती है। तो ये हमारा एक पत्ती का कार्य हो गया कि वो जल वाष्प का जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो करती है।
अब जो नेक्स्ट है वो कार्य देखने के लिए पत्ती का फिर से हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में हमें क्या लेना होगा, एक पत्ती, एक स्प्रिट, एक बीकर, एक प्रखनली, एक बर्नर और जल तथा प्लेट एवं आयोडीन विलयन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रखनली में एक पत्ती को रखना है तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में हमें स्प्रिट डाल देना है जिससे कि पत्ती उसमें डूबी रहे। अब इस प्रखनली को जल के आधे भरे बीकर में रख देना है। बीकर को उस समय तक हमें गर्म करते रहना है जब तक कि पत्ती जो है वो अपना हरा रंग है वो पूर्णतः खो ना दे, यानी बाहर ना निकाल दे। अब पत्ती को प्रखनली से हमें सावधानीपूर्वक बाहर निकालना है और जल है बाहर निकालकर जल की भांति जो उसे धोना है। अब इसे प्लेट में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें उसके ऊपर हमें डाल देनी है। तो जो हम ऐसा करते हैं तो उससे हमें क्या होगा, और ये ऐसा परीक्षण हमने किस में किया था, तो हमने ये परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में जो खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था विभिन्न पोषक पदार्थों पर, पोषक पदार्थों की उपस्थिति का जो परीक्षण किया था उसके अंदर ये परीक्षण हमने किया था। इसका अर्थ है कि पत्ती में जो पत्ती थी हमने उसको प्लेट पर निकाल दिया। अब उस पर क्या किया, आयोडीन की कुछ बूंदें डाली। तो हमने क्या देखा, जो हमारी लीफ थी उसका रंग कैसा हो गया है, उसका रंग या तो बैंगनी हो जाता है या काला हो जाता है। और जो ये बैंगनी और काला रंग क्या दर्शा रहा है कि जो लीफ है उसके अंदर क्या है, मंड की उपस्थिति है। और ये प्रेक्षण हमने कौन से अपने अध्याय में किया था, अध्याय नंबर 2 के अंदर जो था ना, उसके अंदर ये प्रेक्षण हमने आलू के ऊपर किया था। तो अब हमने क्या जाना कि जो पत्ती है उसके अंदर क्या हो रही है, मंड की उपस्थिति है। परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ, जो हरे रंग का पदार्थ है उसका नाम है क्लोरोफिल, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पत्तियां हैं ना वो जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती हैं, अपना प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित हो रही है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जो पत्तियां जो है वो भोजन बनाती है वो पौधे के विभिन्न भागों को भेजती है और ये विभिन्न भागों में मंडल के रूप में यानी मंड के रूप में संचित हो जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है। अब ये हमसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो मंड का संश्लेषण है वो पत्ती ने ही किया है तथा यह पौधे के किसी भी अन्य भाग में यहाँ से ही जाता है। इसे जानने के लिए हमें एक और क्रियाकलाप करना होगा और दूसरी विधि को दोहराना होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पौधे युक्त एक गमले को एक अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखना है। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से हमें ढक देना है। अब इस पत्ती को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में हमें रख देना है। आंशिक रूप से इस काले कागज से ढकी पत्ती थी उसको तोड़कर उसमें मंड का हमें परीक्षण करना है। तो क्या हमें उसके अंदर मंड दिखाई देगा, तो जो हमने ढका था उसके अंदर मंड है वो हमें नहीं मिलेगा। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इस प्रयोग में आपको यह समझने में सहायता मिलती है कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें तो मंड उपस्थित था परंतु काले कागज से ढके भाग में ये नहीं था। इसका अर्थ है कि जो पत्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। तो हमने एक और जो लीफ का कार्य है वो क्या देखा कि जो पत्ती है वो जो है मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उसमें हमने क्या देखा कि जो तना है वो पत्ती को जल पहुंचाता है तथा पत्ती जो है जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाने के लिए करती है और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास जो है वाष्पोत्सर्जन के रूप में हो जाता है। और तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, तो यह कार्य किसका होगा, ये कार्य जड़ का होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जड़। अब हम जड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये पहेली और बूझो दिए गए हैं 2 और हमें उनसे पूछा गया है कि जो पहेली जो जल दे रही है वो तरीका सही है पौधों को जल देने का या फिर जो बूझो जल दे रहा है वो तरीका जल देने का सही है। तो जो
पौधों को पानी देने का सही तरीका है वो जो पहेली वाला सही है, क्योंकि वो जो है वो पत्तियों को पानी दे रहा है और जो पहेली है वो इसकी जड़ों को पानी दे रही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब हमें जो ये जड़ है उसके कार्य को जानने के लिए हम क्या करना होगा, क्रियाकलाप के माध्यम से समझना होगा। इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि हमें 2 गमले लेने होंगे, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। इस क्रियाकलाप को 4-5 विद्यार्थियों के समूह में ही करना है। तो हमें क्या करना है, किसी बगीचे में जाना है, वहाँ पर एक जैसे खरपतवार के 2 पौधों को हमें सावधानी पूर्वक उखाड़ना है ताकि उनकी जो जड़ें हैं उनको कोई क्षति ना हो। अब हमें क्या करना है, खरपतवार के एक जो पौधा था उसको एक गमले में लगाना है और उसको जड़ सहित लगाना है, और जो दूसरा पौधा है उसको हमें किसी दूसरे गमले में लगाना है तथा उसकी जड़ को काट देना है। अब जो है इन दोनों गमलों को हमें लगातार नियमित रूप से इन्हें पानी देना है और इनकी देखभाल करनी है। और 1 सप्ताह के बाद हम क्या देखते हैं, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। जो हमने दोनों पौधे हैं उनको नियमित रूप से पानी दिया, परंतु तो क्या हम क्या देखेंगे कि दोनों जो पौधे थे उनको हमने नियमित रूप से पानी दिया, उनकी दोनों की अच्छे से देखभाल की, और जो इन दोनों पौधों में से जो जड़ वाला पौधा था वो स्वस्थ है, जबकि जिसके अंदर जड़ नहीं थी वो मुरझा चुका है। तो हम इस जो क्रियाकलाप है उससे किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो जड़ें हैं वही जल का अवशोषण करके जो जल है वो पत्तियों तथा तने तक पहुँचा रही है। तो दोनों पौधों को हमने नियमित रूप से जल दिया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप में जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? तो बिल्कुल हमें जो है जड़ के महत्वपूर्ण एक कार्य के बारे में जान पाते हैं कि जो जड़ है वही मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। अब जो जड़ है उसका नेक्स्ट जो कार्य है वो जानने के लिए हमें फिर से एक क्रियाकलाप करना होगा, और उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री के रूप में मक्का और चने के बीज तथा रुई, कटोरी तथा जल लेना है। तो हमें क्या करना है, 2 कटोरी लेनी है, उसमें भीगी हुई रुई रखनी है, एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखना है जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद में न बदल जाए। अब 1 सप्ताह के बाद हम उन्हें क्या करेंगे, जो बीज हमने लिए थे जो अंकुरित हो चुके हैं उन्हें खींच कर रुई से बाहर निकालने का हमें प्रयास करना है। तो क्या ये जो नवोद्भिद है वो आसानी से बाहर खींच आता है? अगर नहीं आता तो ऐसा क्यों? जो नवोद्भिद है वो जो रुई से आसानी से बाहर खींचकर नहीं आता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो निकल चुकी हैं और वो रुई में जकड़ चुकी हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या देखा कि जो जड़ें हैं वो पौधे को भूमि के अंदर स्थिर रखने का कार्य करती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि पौधे को भूमि से खींचकर निकालना आसान नहीं होता है, उन्हें मिट्टी से खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। जड़ें जो है वो पौधे को क्या मजबूती से जकड़े रखती है तथा मिट्टी में पौधे को स्त्रक, जो ये जड़ है उनको क्या कहा जाता है, इनको पौधे का स्त्रक कहा जाता है। अब जो है जिस प्रकार पत्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार जो जड़ें हैं वो भी अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये जानने के लिए हमें फिर से एक क्रियाकलाप करना होगा। ये जानने के लिए हमें जो है वो एक क्रियाकलाप करना होगा। तो हमें देखते हैं कि जो चित्र 7.16 AM जो चित्र है वो 7.16 B को ध्यानपूर्वक हमें देखना है। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए तथा चित्र जो है वो 7.16 A में क्या समानता दिखती है अथवा चित्र 7.16 B की तरह। तो यहाँ पर हमें जो है वो 2 क्या दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। इसके अंदर ये A की जड़ें हैं और ये B की जड़ें हैं। तो हमें इन दोनों में क्या समानता दी गई है, मक्के के पौधे की जड़ें कैसी है। एक तो हमें क्या दी गई है इसके अंदर, मक्के की जड़, और दूसरी किसकी जड़ दी गई है, चने की जड़ दी गई है।
तो जो मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है, जड़ों की आकृति को चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान पर मक्का तथा चना लिखिए। तो जो मक्का है वो क्या है, उसकी जड़ें कैसी होगी, जो चित्र ए के अंदर दिया गया है ये जड़ें किसकी होगी, मक्का की होगी, क्योंकि जो मक्का का प्लांट है उसकी जो लीफ है वो समांतर शिराविन्यास वाली होती हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो कैसी होंगी, उनकी जड़ें जो है वो भी ऐसी होंगी। और ये जो बी वाली है ये किसकी है, ये है चने की जड़ें। अब जो हमें नेक्स्ट क्रियाकलाप दिया गया है कि खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार के पौधों को मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र जो है ए की तरह दिखाई देती है या चित्र बी की तरह हमें दिखाई देती हैं। जिन पौधों की जो जड़ें हैं उनकी जो मुख्य जड़ है वो मूसला जिन पौधों की जड़ एक ही तरह दिखाई देती है इन्हें हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। तथा छोटी जो जड़ें हैं उनको क्या कहते हैं, पार्श्व जड़ें कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, हमने यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुछ जो जड़ें होती हैं वो क्या होगी, एक जो जड़ है वो उनकी मुख्य जड़ होती है और उनसे कुछ उन्हें ऐसे रेशे के रूप में अलग अलग जड़ें निकली रहती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो इन कुछ पौधों में जो एक मुख्य जड़ होती है और उनके साइड में कुछ पार्श्व जड़ें निकली रहती हैं, तो इन जड़ों को क्या कहते हैं, इन जड़ों को हम बोलते हैं मूसला जड़। और कुछ जो पौधे हैं उसके अंदर जो कुछ रेशे के रूप में जड़ें निकली रहती है, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। ऐसे जैसे मान लो ये बाजरे का प्लांट है और ये बाजरे का प्लांट है, इसके अंदर ऐसे ऐसे रेशे के रूप में कुछ जड़ें निकली रहती हैं। इन जड़ों को हम क्या कहेंगे, इन जड़ों को हम बोलेंगे रेशेदार जड़ें। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जड़ें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ कौन सी जड़ होती हैं, मूसला जड़ वो जड़ होती हैं जिनमें एक मुख्य जड़ होती है तथा उनके पार्श्वों में अनेक छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं, उन्हें हम पार्श्व जड़ें कहते हैं। तो ये होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़। तो रेशेदार जड़ हैं वो जो प्लांट के नीचे रेशे के रूप में अनेक जो जड़ हैं वो निकली रहती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जो है वो जल एवं खनिज लवणों को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है तथा ये भोजन को तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ पर भोजन भंडारित होता रहता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो तना है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि तना जो है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने के कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं जबकि कौन से पदार्थ जो है वो नीचे की ओर आते हैं। हमें ये डायग्राम दिया गया है और पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो तना है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तो बिल्कुल जो तना है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, क्योंकि तना जो है वो जड़ों से खनिज लवण तथा जल का जो है जो जड़ें हैं खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करती है वो तने को देती है और तना जो है विभिन्न भागों तक जैसे कि पत्तियों तक, फूलों तक और जो अन्य भाग है उन तक इनको पहुँचाता है। और जो पत्तियां हैं वो क्या कर रही है, भोजन का निर्माण कर रही है और जो भोजन है पत्तियों के द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो तने से होकर ही इनकी जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तना है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है और तने में ये दो तरफा मार्ग तरह कार्य करने के लिए एक संरचना पाई जाती है। उसमें एक जलोयम जो है वो जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। उसके माध्यम से ये क्रिया होती है। जाइलम जो होता है वो जड़ों से जो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया हुआ था ना उनको वो पत्तियों तथा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो फ्लोएम के माध्यम से जड़ों तथा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है।
अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है पुष्प। तो अब हमें पुष्प के बारे में जानेंगे कि पुष्प की संरचना कैसी होती है और उसके क्या कार्य होते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख नीचे चित्र में दिए गए हैं और इन्हें यहाँ पे भलीभांति पहचान सकते हैं। पुष्प को रंगने के लिए आपसे किस रंग का प्रयोग किया जाता है? क्या सभी पुष्प जो है वो रंग बिरंगे होते हैं? तो बिल्कुल जो पुष्प है वो रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प देखे हैं? क्या वे चटकीले होते हैं? आइए पुष्पों का अध्ययन करें। तो अब हम क्या है पुष्पों का अध्ययन करते हैं और उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से फिर से समझते हैं। और इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री भी चाहिए होगी, जैसे कि हमें क्या करना है, एक पुष्प की कलिका तथा निम्न में से किसी भी पौधे के जो है वो 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर एवं एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और एक जो आवर्धक लेंस है और जल को लेना है और उनका क्या करना है, ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। तो खिले हुए पुष्प के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है। जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग होता है उसके ये वाला भाग, ये इसका क्या कहलाती है, ये पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। जो अलग अलग पुष्प है ना उसके अंदर इन पंखुड़ियों की संख्या भी अलग अलग ही होती है और उनका रंग भी अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ जो पुष्प है वो हरे रंग के होते हैं, कुछ गुलाबी रंग के, कुछ पीले रंग के, कुछ बैंगनी रंग के होते हैं। तो अब आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बंद रहती है? तो जो पुष्प है वो कलिका अवस्था में होता है, तो जो पंखुड़ियाँ जो है किस में बंद होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना हमें दिखाई देती है? जो पुष्प है उसके बाहर एक जो हमें छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं हैं वो दिखाई देती है और कलिका अवस्था में जो ये पुष्प है वो इसके अंदर सुरक्षित रहता है। जैसे कि हमें ये हरे रंग की ये पत्ती के रूप में संरचना दिखाई दे रही है ना इसकी कलिका अवस्था में, और जो ये पुष्प है वे इसके अंदर है क्या रह रहा है, सुरक्षित रह रहा है। तो इस जो हरे रंग की पत्ती नुमा संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। जब ये कलिका अवस्था में होता है तो पुष्प इसके अंदर सुरक्षित होता है और जब ये पुष्प खिल जाता है तो उसके बाद ये है पत्ती नुमा संरचना इसके साइड में नीचे आ जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हमें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इनमें कितने बाह्यदल होते हैं? जो पुष्प है इसके कितने बाह्यदल होते हैं? तो अलग अलग पुष्प जो है उनमें बाह्यदलों की संख्या भी अलग अलग होती है। क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? तो कुछ जो पुष्प है उसमें जो है वो बाह्यदल है वो जुड़े होते हैं, जबकि कुछ जो है उसके अंदर ये स्वतंत्र होते हैं। बाह्यदल एवं पंखुड़ी किन रंगों की है? तो बाह्यदल है वो ज़्यादातर हरे रंग का ही होता है और पंखुड़ियों की जो संख्या है वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? तो जो फूल होते हैं उनमें अलग अलग फूलों में पंखुड़ियों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? तो जो पंखुड़ियां हैं वो भी अलग अलग फूलों में या तो जुड़ी हुई हो सकती हैं या वे स्वतंत्र हो सकती है। क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? तो ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों का अध्ययन संबंधी जो है वो सारणी हमें बनानी है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन करना है तथा अपने प्रेक्षण जो है वो सारणी में लिखने हैं। आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जब वो जो पुष्प है उसको जो कलिका अवस्था है या फिर वो जो खिल चुका है तब हम उनके जो आंतरिक भाग है उनको उन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो पंखुड़ियां हैं उनके अंदर उनके आंतरिक अंग होते हैं और जो आंतरिक अंगों का हम अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उन पंखुड़ियों को हमें हटाना होगा। जब पंखुड़ी जुड़ी होती हैं अथवा जब वे स्वतंत्र होते हैं, उदाहरण के लिए धतूरे तथा अन्य घंटाकार पुष्पों की पंखुड़ियों को जो लंबाई में काटकर जो पुष्प का है वो आंतरिक भाग को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, बाह्यदल तथा पंखुड़ियों को हटा देना होगा, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है। यहाँ जो है कुछ पंखुड़ियाँ हैं वो इसकी हटा दी गई है, इससे हमें ये आंतरिक वाला भाग है जो है वो दिखाई दे रहा है।
देखो ये इसका क्या है, आंतरिक भाग है। इसमें क्या है, ये है स्त्रीकेसर, ये इसका क्या है, बीच वाला भाग है जो है ये है स्त्रीकेसर, और इसकी साइड में क्या है, ये है पुंकेसर। तो चित्र को हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर हमें दिखाई देते हैं। जो पुष्प हैं अलग अलग पुष्पों में जो है पुंकेसर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या आप पुंकेसरों के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? तो बिल्कुल हमें जो पुंकेसर है उसके दोनों भागों को पहचान सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये है इसका परागकोश, ये वाला भाग जो है इसका परागकोश होता है, और जो अलग अलग पुष्प है उनमें इन परागकोशों की जो संरचना है वो अलग अलग होती है, और इन्हीं परागकोशों में हमें धूल के कण के समान परागकण दिखाई देते हैं। जब ये खुलते हैं तब इनके अंदर क्या निकलता है, परागकण निकलते हैं। और ये वाला जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है, इनका तंतु कहलाता है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? क्या पुष्प के पुंकेसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अलग अलग जो पुष्प हैं उनके अंदर पुंकेसरों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। और यहाँ पे हमें ये जो नेक्स्ट है वो क्या दिया गया है, स्त्रीकेसर के भाग, यानी जो बीच वाला भाग है ये कौन सा निकाला गया है, यहाँ पर ये स्त्रीकेसर वाला भाग निकाला गया है। इसकी जो विभिन्न संरचना है उसको भी हमें बताया गया कि जो बीच वाला स्त्रीकेसर वाला भाग होता है उसके ऊपर वाले जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं हम वर्तिकाग्र। और ये जो बीच वाली जो संरचना है थोड़ी पतली सी उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये बीच में जो ये थोड़ी मोटी सी संरचना है उसको हम बोलेंगे अंडाशय। तो ये है हमारा स्त्रीकेसर के विभिन्न भाग। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो इनके जो साइड में पुंकेसर हैं उनको हटा दीजिए, जिससे आप जो स्त्रीकेसर के भाग हैं उनको आसानी से देख पाएंगे। अब हमें फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसके अंदर हम स्त्रीकेसर के आंतरिक जो संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। यह स्त्रीकेसर का सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है। जो स्त्रीकेसर होता है ना उसके सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंडाशय कहते हैं। और इसकी आंतरिक संरचना को करने के लिए हमें इसका जो है इसको काटना पड़ेगा। तो इसको हम दो प्रकार से काट सकते हैं। एक तो इसको जो अनुप्रस्थ तरीके से काट सकते हैं और दूसरा अनुदैर्ध्य तरीके से हम काट सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यह है इसकी अनुदैर्ध्य काट और यह है इसकी अनुप्रस्थ काट। अलग अलग पुष्पों से अंडाशय लीजिए, और जो अलग अलग पुष्प हैं उनके अलग अलग अंडाशय होते हैं। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर रखकर जो चित्र में दिखाया है उसके अनुसार रखकर इनके जो दो काट ले सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए जो प्रत्येक सेशन हमने लिया था उसको क्या करना है, जल की बूंदों में रखना है। और आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक भागों की संरचना का हमें क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। क्या आप अंडाशय जो है उसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखा देते हैं, और इन छोटी छोटी जो गोल संरचनाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के आंतरिक भागों को जो है उनका हमें क्या करना है, उनका डायग्राम हमें अपनी कॉपी पर बनाना है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्पों के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं, और ध्यान रहे कि आप आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। क्या सभी पुष्प हैं उनमें, ये हमें एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या सभी फूलों के अंदर बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पुष्पों के अंदर जो है वो बाह्यदल पाए जाए, क्योंकि कुछ जो पुष्प उसके अंदर बाह्यदल पाए जाते हैं, कुछ के अंदर नहीं पाए जाते। और जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर हो। और पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर भी ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर जो है ये दोनों पार्टों में से कोई एक पार्ट हो, किसी के अंदर स्त्रीकेसर हो, किसी के अंदर पुंकेसर हो। तो इस प्रकार के जो पुष्प है उसको हम क्या बोलते हैं, अनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं।
क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनके बाह्य दल और पंखुड़ी समान होते हैं? तो बिल्कुल कुछ जो पुष्प होते हैं उसके अंदर जो पंखुड़ी और बाह्य दल है उनकी संख्या समान होती है। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसके बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान है? तो बिल्कुल कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके बाह्य दलों और पंखुड़ियों की संख्या है वो अलग अलग होती है। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचनाएं सदैव एक जैसी नहीं होती? तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि जो सभी पुष्प हैं उनकी संरचनाएं एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ जो पुष्प है उनके अंदर पंखुड़ियों की संख्या कितनी ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर कम होती है, कुछ के अंदर बाह्य दलपुंज अधिक होते हैं, कुछ के अंदर कम होते हैं, और इसी प्रकार ये किसी के अंदर जुड़े हुए होते हैं और किसी के अंदर जुड़े हुए नहीं हो सकते। विभिन्न पुष्पों के बाह्य दल पंखुड़ी और पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। तो कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग है जो है वो अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के जो लक्षण हैं एवं कुछ कार्य हैं उनके विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया है। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अब हमें जो सारांश है उसको देख लेते हैं इस चैप्टर का। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर हम शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में कर सकते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवर्ण और फलक होते हैं। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। ये जाली का रूपी अथवा समांतर शिरा विन्यास हो सकता है। पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधे के विभिन्न भागों में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। इसी प्रकार जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की फूलें जो हैं वो जड़ें जो है वो मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास वाली जो पत्तियाँ होती हैं उनकी जो जड़ें हैं वो रेशेदार होती हैं। तने के द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, उनमें से है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा था आज 7 नंबर का लेक्चर है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और कोई डाउट है तो आप जो अपने डाउट है वो कमेंट सेशन है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। तो ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।